वेलकम टू एग्ज़ाम फैक्ट। इतिहास की आधारभूत समझ में चर्चा का विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अभिलेख। अभिलेख ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। ऐतिहासिक स्रोतों को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में ग्रंथ और पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं, जबकि पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, स्मारक, भवन और सिक्कों को शामिल किया जाता है। तो अभिलेख यहाँ पर ऐतिहासिक साहित्यिक स्रोत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ ऋग्वेद से साम्यता रखता है? तो ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता ऋग्वेद से पर्याप्त साम्यता रखता है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ईरानी ग्रंथ जेंद अवेस्ता। अगला प्रश्न है, कौन सी शाखा कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण यजुर्वेद से जो शाखा संबंधित नहीं है वो है वाजसनेयी। इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब बताते चलें आपको कि यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को फिर से 4 भागों में बांटा गया है, काठक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। तो ये चारों कृष्ण यजुर्वेद के शाखाएं हैं, और जो वाजसनेयी है ये शुक्ल यजुर्वेद की एकमात्र शाखा है। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद में वर्णित है। तो जो विषय वस्तु अथर्ववेद से संबंधित है वो है चिकित्सा, जादू टोना, धनुर्विद्या, ताबीज की विधियाँ। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब प्रश्न उठता है कि ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है? तो ऋग्वेद की विषय वस्तु है वैदिक मंत्र और यज्ञ अनुष्ठान की विधियाँ। ये किसमें वर्णित है? तो यज्ञ और अनुष्ठान की विधियाँ ये यजुर्वेद में वर्णित है। संगीत संबंधी विधियाँ किस वेद में वर्णित है? तो संगीत संबंधी विधियाँ सामवेद में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक साहित्य का रचना क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तर वैदिक साहित्य का जो रचना क्षेत्र है वह कुरु पांचाल क्षेत्र, और कुरु पांचाल क्षेत्र वर्तमान में दिल्ली और उसके आसपास का क्षेत्र है। वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, ऋग्वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य। ऋग्वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को सम्मिलित किया जाता है और उत्तर वैदिक साहित्य में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद सम्मिलित हैं। ऋग्वैदिक साहित्य का रचना क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश, जो इस समय वर्तमान में पंजाब और सिंधु का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, दार्शनिक विचारधारा का सूत्रपात के स्रोत कहे जाते हैं? तो दार्शनिक विचारधारा जिन ग्रंथों से शुरुआत होती है वो आरण्यक हैं। आरण्यकों से ही दार्शनिक विचारधारा की शुरुआत होती है, और आरण्यकों की संख्या 3 है, ऐतरेय, तैत्तिरीय और मैत्रायणी। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर विकसित हुई। तो उपनिषदों के निष्काम कर्म की भावना आगे चलकर स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में विकसित हुई है। और बात करें उपनिषदों की, तो उपनिषदों का रचना काल है 800 से 500 ईसा पूर्व में, 800 से 500 ईसा पूर्व, और उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। अगला प्रश्न है, महाभारत का अंतिम संस्करण तैयार हुआ है? तो महाभारत का अंतिम संस्करण गुप्त काल में तैयार हुआ। इसका करेक्ट ऑप्शन है। महाभारत किस युद्ध पर आधारित है? तो महाभारत 950 ईसा पूर्व में हुए भरत युद्ध पर आधारित है। और महाभारत में कितने पद हैं? तो महाभारत में 1 लाख पद हैं, और इसी वजह से इसको सतसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों की रचना कब हुई? तो पुराणों की रचना भी गुप्त काल में हुई। इसका करेक्ट ऑप्शन है गुप्त काल में। और पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। और प्राचीन भारत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का विश्वकोश पुराणों को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खुद्दक निकाय क्या है? तो खुद्दक निकाय जातकों का एक अंग है। इसका करेक्ट ऑप्शन है खुद्दक निकाय
जातकों का एक अंग है और जातक बौद्ध ग्रंथ हैं। जातक एक बौद्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न है त्रिपिटकों की भाषा क्या है? तो त्रिपिटकों की भाषा पाली है और त्रिपिटक भी बौद्ध ग्रंथ हैं। त्रिपिटकों में सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है जैन ग्रंथों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जैन ग्रंथों के संदर्भ में देखते हैं। जैन ग्रंथों का संकलन वल्लभी में ईसा की 6वीं शताब्दी में हुआ। ये कथन बिल्कुल सही है। जैन ग्रंथों में बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश की जानकारी सन्निहित है। ये कथन भी सही है। जैन ग्रंथों में महावीर कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन की जानकारी सन्निहित है। ये कथन भी सही है। तो इसके उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक साहित्य, राजतरंगिणी एवं अर्थशास्त्र में प्रमुख समानता क्या है? तो इन दोनों पुस्तकों राजतरंगिणी और अर्थशास्त्र की प्रमुख समानता यह है कि दोनों की भाषा संस्कृत है। इन दोनों में यही समानता है क्योंकि दोनों की रचना 20वीं शताब्दी में नहीं हुई है। राजतरंगिणी की रचना 12वीं शताब्दी में, जबकि अर्थशास्त्र की रचना ईसा की 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुई है और दोनों में कश्मीर का इतिहास वर्णित नहीं है। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। और अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य। अगला प्रश्न है कौन सा कथन अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन अर्थशास्त्र से संबंधित है? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की। ये कथन सही है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था का वर्णन है। ये भी सही है। अर्थशास्त्र में राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, राज्य के अधिकार एवं कर्तव्यों का वर्णन है। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र अरस्तु के पॉलिटिक्स एवं मैकियावेली के प्रिंस नामक ग्रंथ से साम्यता रखता है। ये कथन भी सही है क्योंकि इन दोनों ग्रंथों में भी राज्य की उत्पत्ति, राज्य का संगठन, राज्य के अधिकारों की बात की गई है। इसलिए इसका ई ऑप्शन सही है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अगला प्रश्न है पांड्य, चोल एवं चेर राज्यों का वर्णन हुआ है। तो पांड्य, चोल एवं चेर राज्यों का वर्णन हुआ है संगम साहित्य में। और संगम साहित्य क्या है? तमिल ग्रंथ हैं जो ईसा की पहली शताब्दी से 3री शताब्दी के बीच 3 संगम हुए हैं। उनके दौरान संग्रहित किए गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्रोत नहीं है। तो पुरातात्विक स्रोत इसमें ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है क्योंकि पहले ही बताया हमने पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक, अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, भवन, भग्नावशेष, खंडहर वगैरह सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है एतु तोकई क्या है? तो एतु तोकई एक संगम साहित्य की रचना है। अगला प्रश्न है कर्ण चौपड़ गुहा अभिलेख किस काल से संबंधित है? तो कर्ण चौपड़ गुहा अभिलेख ये मौर्य काल से संबंधित है और ये गया के पास बराबर की पहाड़ियों में स्थित है। इसी के समीप ही नयनग्रोथ या सुतामा गुहा अभिलेख और विश्व झोपड़ी गुहा अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं। दोनों मौर्य काल से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख शुंग वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत के प्राचीनतम सिक्के कौन से हैं? तो भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के हैं। आहत सिक्के कौन से होते हैं? आहत सिक्के वे सिक्के होते हैं जिन पर कोई लिपि उत्कीर्ण नहीं होती है, सिर्फ चित्र छपे होते हैं, वो आहत सिक्के होते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बौद्ध धर्म का इतिहास इस पुस्तक के लेखक हैं लामा तारानाथ। और लामा तारानाथ एक तिब्बती बौद्ध गुरु हैं। अगला प्रश्न है तहकीक हिंद के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक तहकीक हिंद के लेखक अल बरूनी हैं। और अल बरूनी एक अरबी यात्री हैं जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। अगला प्रश्न है
विक्रमांक देव चरितम में चालुक्य वंश का इतिहास है जिसे लिखा है। तो विक्रमांक देव चरितम जिसमें चालुक्य वंश का इतिहास है, इस पुस्तक के लेखक हैं विल्हड़, यानी विल्हड़ ने इसको लिखा है। अगला प्रश्न है एरण स्तंभ लेख गुप्त काल के किस शासक के समय का है। एरण स्तंभ लेख गुप्त काल के भानुगुप्त के समय का है। ये भानुगुप्त इसका करेक्ट ऑप्शन है। और इस स्तंभ लेख में 510 ईस्वी का स्पष्ट उल्लेख है और इसी स्तंभ लेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख अवस्थित है। तो बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और ये किससे संबंधित है? ये हर्षवर्धन से संबंधित है। हर्षवर्धन का ही एक दूसरा अभिलेख आजमगढ़ से प्राप्त हुआ है, मधुवन अभिलेख। अगला प्रश्न है थेरावली क्या है। तो थेरावली जैन ग्रंथ है और इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना मेरुतुंग ने की है और इसमें शुंग वंश का इतिहास निहित है। अगला प्रश्न है सुश्रुत के अध्ययन का केंद्र बिंदु क्या है। सुश्रुत महान शल्य चिकित्सक थे, उनका अध्ययन का केंद्र बिंदु शल्य चिकित्सा है और वो कनिष्क के समकालीन थे। अगला प्रश्न है पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं। पंचमार्क सिक्के वो सिक्के होते हैं जिन पर कोई लिपि उत्कीर्ण नहीं होती है, सिर्फ चित्र उत्कीर्ण होते हैं, उन्हें पंचमार्क सिक्के कहते हैं और इन्हें आहत सिक्के भी कहा जाता है। ये सिक्के चांदी और तांबे के बनाए जाते थे। अगला प्रश्न है कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो जो रचना कालिदास की नहीं है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखादत्त और ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई गुप्त काल से संबंधित रचना है। अगला प्रश्न है जो आखिरी प्रश्न है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इंडिका पुस्तक के लेखक हैं मेगस्थनीज, जो यूनानी राजदूत थे और उन्होंने इसमें मौर्य काल के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त हुई है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।